अभी तक अपन ने जो भी पढ़ा है उसमें किसी को डाउट? नो सर। कल की क्लास में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देख रहे थे, और उसमें हमने ये पाया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है उसकी वजह से ही ब्रिटेन की जो संसद है उसने एक कानून बना के भेजा है कि भाई यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हम फिर से एक प्रॉफिटेबल कंपनी चाहते हैं। हम नहीं चाहते इतनी बड़ी कंपनी हमारी बर्बाद हो जाए, जिसने हमें लगभग 150 सालों से काफी पैसा दिया है। और उसमें जो चेंजेस थे वो हमने कल की क्लास में देख लिए थे। हमने ये देख लिया था कि भाई जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसकी पोस्ट अब बढ़ के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गई। हमने ये भी जाना कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, और उस काउंसिल में 4 मेंबर रहेंगे, और ये मेंबर का जो अपॉइंटमेंट है वो ब्रिटेन से उनकी जो पार्लियामेंट है वो करेगी। ये 4 लोगों का अपॉइंटमेंट ब्रिटेन की संसद करेगी। हमने ये भी जाना कि भाई अगर गवर्नर जनरल को कोई कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है, कोई बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो वो अकेले नहीं ले सकता है। यहाँ पे मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाएगा, और मेजोरिटी कितने की? एक तो खुद गवर्नर जनरल और 4 ये मेंबर, मतलब कुल 5 लोग हैं। इसका मतलब 5 की मेजोरिटी 3 होती है, बहुमत 3 होता है। 3 लोग जो बात कहेंगे उसी से कोई भी फैसला लिया जाएगा। ये सब इसलिए है कि भाई गवर्नर जनरल मनमाने तरीके से कोई काम ना करे, क्योंकि अगर वो मनमाने तरीके से काम करेगा तो हो सकता है इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बैक फायर कर जाए, उसके कोई डिसीजन ऐसे हों कि जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर हो जाए भारत में, या घाटे में चली जाए, या कोई युद्ध हार जाए। इसलिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और हमने ये देखा है कि कलकत्ता में ही एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है। आज हम बात करें भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में है। भारत की सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, लेकिन कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। और ये सुप्रीम कोर्ट का गठन भी किस एक्ट से हो रहा है? 1773 के एक्ट से हो रहा है। रजनी तिवारी कह रहे सर आपने क्या बताया अभी हाल ही में आवाज आई? मैं कल की ब्रीफिंग ही समझा रहा हूँ आप लोगों को कि कल मैं क्या बोल के गया था। तो मैंने बोला कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, और सुप्रीम कोर्ट में जो इनके पहले चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है सर एलिजा इम्पे। ये इसलिए बनाया गया कि भाई अभी तक क्या हो रहा था, ये कंपनी यहाँ पे व्यापार भी कर रही थी, ये कंपनी यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स में भी इंडल्ज थी, ये कंपनी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रही थी, और ये कंपनी यहाँ पे कानून भी बना रही थी, यहाँ पे लोगों को सजा भी दे रही थी। मतलब एक आदमी क्या क्या करेगा, भगवान थोड़ी ना हो गया है, लेकिन यहाँ कर रहे थे वो सब 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 कुछ। हर कोई हर कुछ कर रहा था। तो जुडिशरी को अलग करने के लिए एग्जीक्यूटिव से ये उठाया गया कदम कि भैया एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाए। इसका ये मतलब नहीं कि इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोई कोर्ट नहीं थी या कोई अदालत नहीं थी, लेकिन एक सुप्रीम अथॉरिटी बनाएगी, और सुप्रीम अथॉरिटी कहाँ पे है? कलकत्ता में। और सर एलिजा एमपी इसके क्या थे? पहले चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस थे। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत ही चालू हुई हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट किसी के अधीन नहीं था, ये बनाया गया था इंडिपेंडेंट। यानी जैसे आज हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसा नहीं कि किसी मंत्रालय के अधीन आ रहा है, कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। वो एक स्वतंत्र निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में उसके बारे में जिक्र है। उसी तरह ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था एक स्वतंत्र निकाय बनाया गया था। इसका मतलब इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कोई दखल नहीं होगा, ये स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, जिसे कहते हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जो हमारे आर्टिकल 50 में दिया गया है, वैसा ही कुछ काम यहाँ भी हो रहा है कि जो कार्यपालिका है वो अलग काम करती रहे और न्यायपालिका अलग रहे। तो हमने इसमें देखा कि भाई एक चीफ जस्टिस, इनका नाम है सर एलिजा इम्पे, और 3 जज थे, मतलब 4 मेंबर की ये बॉडी बनी थी। तो आपको मेन नाम याद रखना है एलिजा इम्पे का, जो कि पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट। ये इन तीनों का नाम आपको ध्यान नहीं रखना है। इस एक्ट में और क्या बात कही गई कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वो अब किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड को नहीं करेंगे।
किसी भी तरह का किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, किसी भी तरह के किसी से कोई कैश नहीं लेंगे। मतलब नहीं होता कि भाई दिवाली आ रही है, रखिए 500 रुपया साहब बच्चों को मिठाई दे दीजिएगा। तो किसी भी तरह का ना गिफ्ट, ना कैश, ना कोई प्राइवेट व्यक्तिगत व्यापार भी ये नहीं करेंगे। इसके पहले हम क्या देखते आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि यहाँ के जो मुलाजिम थे, यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर तो रहे थे, लेकिन इसके अलावा अपने आप काम कर रहे थे, अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। और वो दस्तक का जो गलत उपयोग कर रहे थे, वो भी नहीं लोग कर रहे थे। भाई दस्तक का उपयोग क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसे कहते हैं कि फ्री टैक्स काम करने की अनुमति मिली थी कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन ये लोग अपने व्यक्तिगत काम में भी वही टैक्स, वही दस्तक का उपयोग करके टोल टैक्स नहीं दे रहे थे, किसी भी तरह का टैक्स नहीं दे रहे थे। और इसमें हम देख रहे थे कि इससे करप्शन बढ़ रहा था, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बही खाता है, जो कैश बुक है, वो तो बर्बाद हो रही थी, लेकिन इनकी जेब मालामाल हो रही थी। तो इसमें कहा गया नो प्राइवेट ट्रेड, आप किसी भी तरह का व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेंगे। जैसे आज आप सरकारी नौकरी में अगर जाएंगे तो वहां भी शर्त होती है कि आप सरकारी नौकरी में रहते हुए किसी भी तरह का दूसरा व्यापार नहीं कर सकते, कोई दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। ठीक है, अनीता ने इन तीनों का नाम लिखा है, अच्छी बात है, आप लोग देख लो ये तीन कौन थे। तो ये सारी बातें हो रही हैं किसमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और यहाँ पे जब बोला गया है कि किसी भी तरह का आपको गिफ्ट नहीं लेना है, किसी भी तरह का आपको कैश नहीं लेना, किसी भी तरह का आपको तोहफा कबूल नहीं करना है, ये आज भी सरकारी एम्प्लॉयज के साथ है, आप किसी तरह का कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। ठीक है, और इसमें यह रखा गया कि गवर्नर जनरल भी इसमें शामिल है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है जिसमें 4 मेंबर है वो भी इसमें शामिल है, और सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी इसमें शामिल रहेंगे। मतलब कुल मिला के जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय है यहाँ पे, वो किसी भी पद में रहे, उसके लिए यह है कि आप किसी भी तरह का अपना व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेंगे और किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेंगे, किसी किसी से भी कोई गिफ्ट, कोई टैक्स या कोई कैश नहीं लेंगे। टैक्स नहीं मतलब कोई कैश नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सारी थी रेगुलेशन करने की बातें, रेगुलेट किया जा रहा था। लेकिन अब भैया पहली बार एक कानून बन के आया है ब्रिटेन से बन के, लागू हो रहा है एक प्राइवेट कंपनी में, और प्राइवेट कंपनी इंडिया में काम कर रही है। तो 7 समंदर पार से कोई कानून आया है, लागू यहाँ पे हो गया है, कोई इफ बट वाला सवाल ही नहीं है कि भाई गवर्नर जनरल से पूछ लिया जाए भाई ये कानून आपको पसंद आया कि नहीं आया, कोई सवाल नहीं है। ऊपर से कानून आया, इनको मानना है। तो इस कानून में कुछ खामियां होंगी, कुछ उसके क्या होंगे, ड्रॉबैक्स होंगे, जिसकी वजह से दिक्कतें होंगी। और उन्हीं खामियों को, उन्हीं ड्रॉबैक्स को जब हम सुधारेंगे तो एक नया कानून आएगा। आज भी ऐसा होता है, कोई सरकार एक कानून लाती है, उसमें कुछ विसंगतियां होती हैं, कुछ गलतियां होती है, सरकार उसको सुधारती है और फिर उसका इम्प्रोवाइज वर्जन लाती है। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के सारे जो प्रोविजन है वो समझ लिए, क्लियर है सभी को? जी सर। यस सर। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया ये क्या है, ये है प्रोविजंस ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के। रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य जो प्रावधान थे वो ये सब थे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है, किसी भी तरह का व्यक्तिगत व्यापार को करने से मना किया गया है। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल है उसका पद गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास से ऊंचा कर दिया गया है। गवर्नर जनरल को काम करने के लिए काउंसिल दी गई जिसमें 4 मेंबर रहेंगे और जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन की संसद करेगी। शांति और वॉर को लेकर गवर्नर जनरल जो है बंगाल वाले, उन्हीं का निर्णय मान्य होगा। ठीक है, इस इनके प्रावधान से एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई। और अगर ये जो दोनों प्रेसिडेंसी हैं बॉम्बे और मद्रास वाली, अगर ये कानून बनाती हैं, इसी चीज को लेकर अगर बंगाल से कोई कानून बन जाता है तो इनका कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा या दब जाएगा। ठीक है, इसके प्रावधान के तहत हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया कलकत्ता में, जो 4 मेंबर की बॉडी थी, एक चीफ जस्टिस और 3 जज। और इसमें जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे एलिसा एम्पे। ये जो सुप्रीम कोर्ट बना है कलकत्ता में, एक स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और ये किसी के अधीन काम नहीं करता। ठीक है, इनकी नियुक्ति भी कहाँ से हुई है, ब्रिटेन की संसद से हुई है, नहीं ब्रिटेन से हुई है मोटे तौर पर। तो ये है कुछ मेन प्रोविजंस ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अब बात कर लेते हैं इसकी खामियां, इसमें क्या क्या कमी रह गई थी। भाई कमी थी, बवाल हुआ, उसी के बाद से तो सुधार होगा। देखिए मैंने इसमें लिखे हैं ड्रॉबैक्स ही नहीं लिखे, अगर नहीं लिखे होंगे तो कोई बात ही नहीं, समझाना तो है ही है।
नहीं लिखे। चलिए अब इनकी कमियां देख लेते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। भाई कमियां क्या थी? ड्रॉबैक्स ऑफ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, क्या क्या कमियां थी? पहली कमी क्या थी? इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पावर थी वो क्या कर दी? बहुत कम कर दी। इसका मतलब क्या है? पहले भाई वो मालिक था, उसे बंगाल में कुछ भी करना था, उसे किसी से पूछना नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके उसके साथ 4 लोगों को और बैठा दिया गया और वो 4 लोग और ये 5 लोग मिलके बहुमत से कोई फैसला कर रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी वॉरेन हेस्टिंग को कोई काम करवाना था, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाया और वो काम नहीं हो पाया, यानी उसकी पावर बहुत कम कर दी। दूसरा हम इसमें ये कहेंगे कि इस एक्ट की वजह से ड्वेल गवर्नमेंट शुरू हो गई। ड्वेल गवर्नमेंट तो शब्द नहीं है, ड्वेल मास्टरशिप शुरू हो गई। ड्वेल मास्टरशिप यानी ड्वेल मास्टरशिप पहले लिख देते हैं, हिंदी में लिखते हैं फिर, यानी 2 मालिक की व्यवस्था शुरू हो गई। 2 मालिक, जिससे क्या हुआ? कंफ्यूजन शुरू हुआ, कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ। अब ये 2 मालिक क्या है भैया? देखो ये है अपना जीजी ऑफ बंगाल। इसको आदेश 2 तरफ से मिल रहे हैं। एक तो इसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन ऑफिस है वो इसको आदेश दे रहा, और एक आदेश दे रहा है ब्रिटेन की संसद। इसके 2 मालिक हो गए, इनको दोनों की बात सुननी है। कभी कभी ऐसा होता है ब्रिटेन की संसद इसको कोई काम करने को कहती थी। ब्रिटेन की संसद ऐसा नहीं कि उस टाइम फोन किया कि व्हाट्सएप कर दिया भाई आपको ये काम करना है। ब्रिटेन की संसद की तरफ से कोई कागज आ गया, कोई लेटर आ गया, इनके पास पहुंचा कि अब आपको ये काम करने हैं। क्योंकि ब्रिटेन की जो संसद है या ब्रिटेन जो है या वहां की जो सरकार है उसने इनको पैसा दे के बेल आउट किया है। तो और रेगुलेटिंग एक्ट की के तहत 4 लोग बैठे हुए हैं। कभी कभी ब्रिटेन की संसद इनको कोई काम कहती थी और कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी इनको कोई काम कहती थी। अब ये बेचारा परेशान था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये कह रहा है कि आपको ये काम कर रहा हूं, ये कह रहा है आपको ये काम नहीं करना, तो ये कंफ्यूज हो जाता था मुझे करना क्या है। मतलब इसके 2 मालिक हो गए, कोई इधर से इसका हाथ खींच रहा, कोई इधर से इसका हाथ खींच रहा, जिसकी वजह से इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें प्रभाव पड़ा। कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई कि कौन सा कानून बनाए कौन सा कानून नहीं बनाए। ठीक है, अभी तक इसका एक मालिक था। अभी तक इसके कौन मालिक थे? इसका सिर्फ एक मालिक था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ये प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन संसद ने यानी वहां की जो सरकार है, जब मैं संसद कहूँ तो आप सरकार भी लिख ही सकते हैं कि ब्रिटेन की सरकार ने इसको बेल आउट किया था इस कंपनी को, इसलिए भाई उसका भी हक है। तो अब इसके 2 मास्टर है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अगली बात देख लेते हैं। absence of clear power demarcation। इसका हिंदी होगा कि पृथक पृथक शक्तियों के विभाजन का अभाव। यहाँ पे अब देखो ये जीजी ऑफ बंगाल है, इधर जीजी गवर्नर ऑफ मद्रास है, इधर गवर्नर ऑफ बॉम्बे है, और एक और है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अब इस एक्ट ने ये तो बोला कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा वो इन दोनों के ऊपर रहेगा, मद्रास और बॉम्बे के। ठीक है, और ये भी बोला है कि सिर्फ वॉर और पीस के समय ही गवर्नर जनरल की बात जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट रहेगी, और बाकी कामों के लिए मद्रास और बॉम्बे अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। ये भी ठीक था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि मद्रास वाला अगर कोई कानून बना रहा है तो बंगाल वाला काट देता था उसको, और कभी कभी ऐसा होता था कि बंगाल वाला कोई कानून बनाए और वो मद्रास में जब लागू होने जाए तो मद्रास में उसका विरोध हो जाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी कानून अगर दिल्ली बनाएगा तो वही उसका प्रभाव अंडमान निकोबार में भी वही पड़े और उसका प्रभाव वही चंडीगढ़ में पड़े। फॉर एग्जाम्पल
दिल्ली ने कानून बनाया कि भैया जिनके पास BMW गाड़ी है, जिनके पास BMW गाड़ी है, वो सरकार को हर साल 1 लाख रुपए टैक्स देंगे। तो भैया चंडीगढ़ में तो इसका प्रभाव पड़ा, चंडीगढ़ में बहुत से लोगों के पास BMW गाड़ी है, लेकिन हो सकता है अंडमान निकोबार में इसका प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि वहां पे एक भी BMW गाड़ी नहीं है। एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं। तो ऐसा नहीं कि एक कानून के हर जगह एक ही तरह के प्रभाव पड़े। तो कभी कभी ऐसा होता था कि बंगाल से कोई कानून बन के आया, वो काम मद्रास में किसी काम का ही नहीं है और बॉम्बे में बहुत काम का है। तो ये कंफ्यूजन हो रहा था कि जैसे आज हम देखें हमारे पास संसद में, ये सॉरी संविधान में एक 7th शेड्यूल है। कोई मुझे बताएगा जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या कहती है? सर डिवीजन ऑफ सर लिस्ट सब्जेक्ट्स की बात होती किस तरह की लिस्ट है? सर 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। सर क्या लिखा है उसमें? किस मुद्दे पे कौन लॉ बनाएगा। वही मतलब डिवीजन ऑफ पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज में कानून बनाएगी, स्टेट किस में कानून बनाएगा, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर है। यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं। यहाँ पे बस बोल दिया कि भैया अगर बंगाल ने कोई कानून बना दिया तो मद्रास और बॉम्बे कानून रद्द हो जाएगा, और अगर मद्रास कोई कानून बनाए तो बंगाल वाले चाहे उसे कभी भी चेक कर सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि इसने कोई कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया उठा के। इसका भी दिमाग खराब किया, मैं कानून बना रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट काट दे रहा। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट इसको कुछ कहे और इसको समझ में ही ना आए। मतलब ये हो रहा था कि भैया हम कुछ काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डंडा मार रहा, मद्रास कोई काम कर रहा, बंगाल डंडा मार रहा। बंगाल से अगर मद्रास को मालूम चला कोई कानून बनाना है, वो बंगाल के पास अर्जी देके बैठा है, साहब बता दो कानून बनाए कि नहीं बनाए। बंगाल वाला एक 5-6 महीने बैठ गया उस कागज को लेकर, रिप्लाई नहीं कर रहा। मतलब इसे कह रहे हैं कि इनकंसिस्टेंसी हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल पा रहा था, विवाद बहुत हो रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था, आम जनता को भी कंफ्यूजन हो रहा था किसका कानून माने किसका नहीं माने। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि उस एक्ट में तो ये बोला गया था कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज सुपीरियर देन मद्रास एंड बॉम्बे, और सुप्रीम कोर्ट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और वो लेजिस्लेचर वाला काम, वो सॉरी जुडिशरी वाला काम देखेगी, कानून वाला काम देखेगी। और अगर मान लो कोई ऐसा कानून बने तो सुप्रीम कोर्ट को दिमाग मतलब समझ में आया कि गलत है तो वो काट देती थी। दूसरा सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज आए थे ना, ये जिसे कहते हैं आत्मा से ही न्यायाधीश थे, ये प्योर जुडिशियल लोग थे। ये नहीं समझना चाह रहे थे कि भारत में ये रूल कैसे कर रहे हैं, भारत में किस तरह ये पटाखे या किस तरह मारपीट के यहाँ रूल कर रहे हैं। उनको तो ये थे भाई कानून की नजर से गलत है तो गलत है, वो उसको क्वैश कर दे रहे थे, नल एंड वॉइड कर दे रहे थे। तो बड़ा विवाद चल रहा था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट की ठनी चलती थी, मतलब पोस्ट की ठनी चलती थी। जिसे कहते हैं व्यक्तिगत रूप से वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एमपी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब पोस्ट की बात आती थी तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हमेशा ठनी रहती थी। वही कंफ्यूजन मद्रास और बॉम्बे में था, क्योंकि 1773 से पहले मद्रास, बॉम्बे, बंगाल के जो लोग थे सब एक ही रैंक के आदमी थे। लेकिन एक कानून आता है और आपका जो कलीग है वो आपका सीनियर हो जाता है, आपका बॉस हो जाता है, तो ये लोग भी मानने को तैयार नहीं थे कि बंगाल वाला इतना बड़ा कैसे हो गया वॉरेन हेस्टिंग। तो बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बिगड़ रहा था, टैक्स कलेक्शन बहुत बेकार हो रहा था, कई जगह कंफ्यूजन की स्थिति हो रही। तो कंफ्यूजन की स्थिति आपने देखी ही है भैया। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो गया राघोबा के कहने पे, ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद। और ये जो बॉम्बे वाले थे, इन्होंने पूछा ही नहीं बंगाल वाले से, क्यों पूछेंगे? क्योंकि भाई ये तो इनकी अहम की बात थी, ईगो की भी बात थी। ये पहले से खार खाए बैठे थे कि यार बंगाल वाले डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बहुत छाप रहे हैं और हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है बॉम्बे वाले। तो ये भी सोच रहे थे कि चलो मराठाओं को अपनी साइड कर लें या राघोबा को अपनी साइड कर लें, और हो सके तो कल को राघोबा से हम कुछ बहुत बड़ा एरिया ले लेंगे, हम भी यहाँ पे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। तो बड़ा कंफ्यूजन था, और इसकी वजह से जिसे हम कह रहे हैं ना कि पृथक शक्तियों के विभाजन का अभाव था, कहीं लिखा ही नहीं था कि ये काम तेरा, ये काम तेरा, इसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही थी। और अगर हम बात करें इसमें तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था, ये सुप्रीम, या ये भी लिख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जुडिशरी, यानी प्रशासन वर्सेस जुडिशरी, यानी न्यायपालिका के बीच में बहुत सारे विवाद की स्थिति बन गई थी। ठीक है, और जिसकी खबर कहां तक जा रही थी, जिसकी खबर ब्रिटेन तक जा रही थी कि यहाँ पे आपने कानून तो ला दिया, इस कानून की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही। दूसरा, ये जो यहाँ मैंने बोला कि जीजी ऑफ बंगाल की पावर बहुत कम हो गई थी। पावर कम करने वाले लोग कौन थे? वो 4 लोग। इनमें से एक व्यक्ति का नाम था फिलिप फ्रांसिस।
फिलिप फ्रांसिस। ये जो व्यक्ति था ना, ये लॉर्ड क्लाइव का एक तरह से दोस्त कहो या उसका सबऑर्डिनेट कहो, और ये भी तुर्रम खान थे। तो आप लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, बॉम्बे में एक जगह है जिसे हम कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। और गेटवे ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं कि जब ब्रिटेन से जब जहाज आया करते थे बड़े बड़े लोगों के, इन सब ऑफिसर्स के, तो वो जहाज बॉम्बे में रुका करते थे या बॉम्बे में डॉक करते थे। बॉम्बे में ही क्यों डॉक करते थे? बॉम्बे उनकी प्रेसिडेंसी थी, तो सीधे हेडक्वार्टर में ही डॉक करते थे। और बाद में जब वहां से उनके राजकुमार आए थे तो उनके सम्मान में वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। बहुत से लोग देख भी आए होंगे। तो फिलिप फ्रांसिस जब पहुंचे अपने साथियों के साथ यहाँ पे, तो जब बॉम्बे में उतरे तो इनको 17 तोपों की सलामी दी गई। कितने तोप की सलामी दी गई? 17 तोपों की। जबकि इस समय तक भारत में जो हाईएस्ट ऑनर था वो था 21 तोपों की सलामी, तो इनको मिली 17 तोपों की सलामी। ये इसी बात में विफर गए कि यार हमारा सम्मान इतना कम है क्या? हम ब्रिटेन की संसद द्वारा हमें नियुक्ति मिली है, हम भारत में आए हैं, पहली बार कदम रखा है, और हम मुझे और मेरे 3 दोस्तों को या 3 साथियों को सिर्फ 17 तोपों की सलामी। तो जैसे कहते हैं ना, गुस्सा होने के तो बहुत सारे कारण हैं। तो तब से फिलिप फ्रांसिस और वॉरेन हेस्टिंग की ठन गई थी। ये कहे ये करना है, ये कहे ये नहीं करना, ये बोले खड़े होना, ये कहे बैठना है। तो इस वजह से बड़ी सारी दिक्कतें हो रही थी। तो ये कुछ बेसिक ड्रॉबैक्स है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के, जिसमें हम देख रहे हैं गवर्नर जनरल का पद तो आपने बड़ा कर दिया, उसकी पावर कम कर दी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आदमी एक है काम करने वाले, उसके मालिक 2 हैं। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो मद्रास है या बॉम्बे वाले हैं वो भी, जबकि साफ साफ कहा गया है कि आपको किसी वॉर में इंडल्ज नहीं होना है, आपको किसी से संधि नहीं करनी, फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मद्रास, वो जो बॉम्बे वाला प्रेसिडेंसी है, उसने मराठा वॉर शुरू कर दिया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एलिजा एमपी है, यानी सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, वो इनके बनाए हुए कई कानूनों को रद्द कर रहे हैं और कई कानून या कई गाइडलाइंस अपने आप से थोप रहे हैं। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे काम के लिए, मतलब आप ये समझ लो कि कितना टैक्स लगाना है किसी घर पे, किसी को कितनी सैलरी देनी, इतने छोटे छोटे काम के लिए भी यहाँ पे भिड़त हो गई थी। मतलब ये तो वही बात हो गई थी कि कहने को कहा गया था कि सिर्फ वॉर एंड पीस के अलावा बाकी चीज के लिए दोनों स्वतंत्र रहेंगे, मद्रास एंड बॉम्बे। लेकिन यहाँ पे हर छोटी छोटी बात के लिए कहा सुनी हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर नहीं था किसी के पास। यहाँ पे 7 शेड्यूल का भाव था, मोटे तौर पे समझ लो कि भाई ये बंगाल क्या काम करेगा, मद्रास क्या काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या करेगा, और जो मुंबई वाला है, बॉम्बे है, वो क्या काम करेगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, और ये ड्रॉबैक्स बहुत बड़े थे। ये ड्रॉबैक्स बहुत बड़े थे। आप सोचो जब प्रशासन में दिक्कत हो रही है तो हो सकता है जो एम्प्लॉय उसकी सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है, हो सकता है कहीं पे टैक्स कलेक्शन टाइम पे नहीं हो रहा है, और ये भी हो सकता है कि कहीं पे किसी ने बिना पूछे वॉर शुरू कर दिया है, कहीं ने बिना पूछे वॉर खत्म कर रहा है, कहीं पे कोई संधि में घुस रहा है, कहीं पे कोई सुप्रीम कोर्ट जाके अर्जी लगाए पड़ा है, कहीं पे सुप्रीम कोर्ट कुछ का कुछ फैसला दे रहा है, कहीं पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चाह रहा है कि हमें ये काम करना है, हमें कोडिफिकेशन ऑफ लॉ करना है, और जो फिलिप फ्रांसिस है उसकी टीम बोलते हैं हम नहीं करने देंगे, जो करते बने कर लो। अब गवर्नर जनरल की फांसी ये भी थी कि बेचारा 5 साल के लिए नियुक्त हुआ था, नौकरी छोड़ भी नहीं सकता था, और फिलिप फ्रांसिस या इसके जैसे जो 3 और लोग थे इनको डांट भी नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग इसके नौकर नहीं थे या इसके सबऑर्डिनेट नहीं थे, ये इसकी सहायता करने आए थे। दे आर ऑल द मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। काउंसिल जो है वो इसीलिए बनाई गई थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मालिक ना बन बैठे, ऑटोक्रेट ना बन बैठे, इसे कहते हैं मनमाना काम ना करे। क्योंकि इनके ही मनमाने काम की वजह से तो हम देख रहे थे कि बंगाल में फेमाइन आया था। इनके मनमाने काम की वजह से हम देख रहे थे कि हैदर अली ने इनको कितना पीटा था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। इनके मनमाने वजह से हम देख रहे थे कि भैया ये लोग अवध के साथ किस तरह की संधि करते आ रहे थे। तो ये सब चीज, और जब ये सब हो रहा था उस समय अब्दाली का भी अटैक हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, मतलब पानीपत का अटैक हुआ था। उसके बाद भी अब्दाली 67 तक आया है भारत में। तो अब्दाली आ रहा था, अवध को परेशान कर रहा था, रोहिला तो अब्दाली के साथ ही थे, रोहिला भी अटैक कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि चुपचाप यहाँ व्यापार कर रहे हैं, बड़ी इनके साथ दिक्कतें थी, और ये ब्रिटेन वाले समझ नहीं पाए। उन्होंने चुपचाप सोचा कि यार इस कंपनी को लगाम लगानी, एक्ट बना दो, ये सब कुछ चंगा हो जाएगा। यहाँ चंगा नहीं हो गया, यहाँ पे पंगा हो गया। तो अब ये इतने सारे ड्रॉबैक्स हो गए, इस ड्रॉबैक्स को ही सुधारने के लिए क्या हुआ, एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया कि भाई चलो सुलह कर लेते हैं। असल में क्या हुआ, जब इतने सारे विवाद हुए तो ब्रिटेन में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का नाम था टॉचेट कमेटी। इसका नाम था टॉचेट कमेटी। ब्रिटेन में कमेटी बनी क्योंकि भाई फिलिप फ्रांसिस भी अपना व्हाट्सएप से भेजता होगा कि साहब दिक्कत हो गई, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी टेलीग्राम कर रहा होगा, दिक्कत हो गई। तो ये हुआ कि भाई ब्रिटेन में
समझ में आ गया कि यार यहाँ दिक्कत हो रही है, हम कंपनी को सुधारने गए थे, यहाँ कंपनी ही बिगड़ रही है, यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। तो एक कमेटी बनाई गई, इसका नाम था टॉचेट कमेटी। इस टॉचेट कमेटी ने कुछ सलाह दी, कुछ रिकमेंडेशंस दिए, और उन रिकमेंडेशन के बिना पे क्या बनता है, इन रिकमेंडेशन के ही बिना पे बनता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये अच्छा, ये जो उन्होंने अभी लिखा है इसको मैं इरेज कर दूं क्या? यस सर। जी सर। यस सर। तो ये जो 1781 का एक्ट आया है, ये किसकी सलाह पे आया है? टॉचेट, TOCHET, टॉचेट समिति की सलाह पे ये एक्ट बना है। और ये समिति कहाँ बनी थी? ब्रिटेन में। और इसने बोली कि हाँ भाई, कुछ सुधार करने की जरूरत है, खास करके लोगों के काम बांटो यार, सबको पता रहे किसका क्या काम है, तो भिड़त नहीं होगी। तो एक छोटा सा एक्ट आता है, इसका नाम है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसको कहीं कहीं कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, 8 साल बाद सेटलमेंट करने की बात आ गई। और इसमें क्या किया गया, जो भी डिफेक्ट थे, ऐसा तो है नहीं कि पूरे डिफेक्ट हटा दिए गए, लेकिन यहाँ पे मेनली क्या डिफेक्ट हटाए गए, जो डिवीजन ऑफ पावर है उसके बारे में बात की गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट की क्या ताकत है, बंगाल वाले के पास क्या ताकत है, बॉम्बे वाले के पास क्या ताकत है, जीजी के पास क्या ताकत है, सब बातें बताई गई। और इसमें यह कहा गया कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, जो उसका जुरिडिक्शन है, वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी मुलाजिम है इनके ऊपर लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो कोई भी आदेश निकाल दे तो उसको गवर्नर जनरल को ही मानना है। इसने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश रहेगा वो जहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एरिया है वहां तो लागू होगा ही, जो भी उसका क्षेत्राधिकार है, लेकिन गवर्नर जनरल उसके दायरे में नहीं आता, उसकी काउंसिल नहीं आती और ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं आते। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट कोई भी खड़ा हो जाए सुप्रीम कोर्ट के पास कि साहब इसने मुझसे घूस मांगी है और इसका नाम है जेम्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क है, तो जेम्स को सुप्रीम कोर्ट बुला लेती थी कि बताओ जेम्स तुमने घूस क्यों मांगी। तो हो ये रहा था कि इन्हीं के देश का कोर्ट इन्हीं के देश के लोगों को परेशान कर रहा था। कई बार गवर्नर जनरल को बुलाया गया, वॉरेन हेस्टिंग को, आप आइए सफाई दीजिए। कई बार उनकी काउंसिल को पत्र लिखे गए कि जवाब दीजिए, शो कॉज नोटिस निकल गए। तो फिर ये बोला कि भाई ऐसे काम ना हो पाएगा, ये नई नई कोर्ट आई है और बहुत तेज चल रही है। तो ये बोला कि भैया कोर्ट और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मुलाजिम है, जो सर्वेंट्स हैं, इनके ऊपर इनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा। मतलब अगर इन्होंने कोई काम किया है और अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई उंगली नहीं करेगी। तो एक बहुत छोटा सा एक्ट है, टॉचेट कमेटी की रिकमेंडेशंस में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 बना है। इससे कुछ जो उसके डिफेक्ट थे वो दूर किए गए। सारे डिफेक्ट दूर कब होंगे, इसके 3 साल बाद ही एक एक्ट आने वाला, इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। उस एक्ट से ही कह सकते हैं लगभग सारे जो दिक्कतें थी उसकी रेगुलेटिंग एक्ट की, वो क्या हुई, वो सुधारी गई। अब थोड़ी सी बात हम पीछे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आपको समझ में आ गया, इसके ड्रॉबैक्स आपको समझ में आ गए। इसके ड्रॉबैक्स में हमने कुछ इसकी कमियों को सुधारने के लिए एक्ट लाया था 1781 का, जिसको टॉचेट कमेटी जो थी उसने कुछ सुझाव दिए थे, उसके आधार पे ये एक्ट आया था। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। वॉरेन हेस्टिंग जो है 1772 से आ चुका है और 1785 तक रहेगा, तो हम उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो सुना, जो पढ़ा, उसमें कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। अब चलते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ी सी और बातें करते हैं। भाई 13 साल रहा ये आदमी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। यस, सर ये बुक में नहीं है ना? वॉरेन हेस्टिंग, इसने आते ही सबसे पहले क्या शुरू किया, इसने सबसे पहले आते हुए सुधार शुरू किए, कुछ इसने रिफॉर्म्स डाले। पहले सबसे पहले रिफॉर्म क्या डाला, जो द्वैत शासन चला आ रहा था, ड्वेल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बंद किया।
मतलब ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ 1765 से, 1772 में ही बंद हो गया। जब ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन बंद हुआ, इसका मतलब जो नवाब ऑफ बंगाल है इसकी पोस्ट भी खत्म हो गई। तो आखिरी बंगाल का नवाब कौन था, कोई नाम बताएगा? मुबारकुद्दौला। बहुत बढ़िया, मुबारक दौला है ना, उद्दौला। इसका मतलब दीवानी निजामत राइट इनके पास है। ठीक है, अब दूसरा काम इसने क्या किया, 26 लाख रुपए सालाना पेंशन पे जो मुगल बादशाह था शाह आलम, उसको बोला था भैया आप दिल्ली छोड़ के कहाँ बैठिए, इलाहाबाद के किले में, और आपको हम 26 लाख रुपए सालाना पेंशन देंगे। इसी बीच में क्या हुआ था भैया, था तो ये मुगल बादशाह, कैसे पेंशन में बैठ जाए, भाई अकबर के खानदान का है, औरंगजेब के खानदान का आदमी था ये। तो इसने धीमे से संदेशा भिजवाया मराठाओं को, मराठाओं में हमने बोला था, एक मराठाओं का शक्तिमान था जिसका नाम था महादजी सिंधिया। ये जब तक मराठाओं के साथ था तब तक मराठा एक तरह से अजय थे, और बाद में हमने देखा था कि महादजी सिंधिया को ऐसा न्यूट्रल बना दिया गया और बोला गया भैया अब आप मराठाओं के साइड नहीं लड़ेंगे। ठीक है, तो महादजी सिंधिया के बारे में हमने पुरानी बात कर ली थी, इनका वजन बहुत ज्यादा था, खूब भारी आदमी थे, लेकिन ये लड़ाई खूब लड़े और खूब जीते भी हैं। तो महादजी सिंधिया ने इनको सपोर्ट किया। शाह आलम ने मराठाओं को खबर भेजी कि यार मुझको निकालो यहाँ से, यार मैं मुगल बादशाह हूँ। और हमने देखा था 1751 में ही जो मुगल बादशाह था वो मराठाओं की अधीन आ चुका था, मतलब मराठाओं ने उसका प्रोटेक्शन करने का वादा किया था। ठीक है, ये जब मैं मराठा पढ़ा था मैंने आपको बताया था। तो महादजी सिंधिया ने अपनी छोटी सी आर्मी लेके गए और शाह आलम को छुड़ा लाए, शाह आलम को इलाहाबाद के किले से छुड़ा लाए। और जब ये खबर मालूम चली वॉरेन हेस्टिंग को, तो वॉरेन हेस्टिंग ने बोला यार एक तो हम इसको 26 लाख रुपए पेंशन दे रहे हैं साल का, हम बर्बाद हो रहे हैं लेकिन इसको पेंशन दे रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, मराठाओं से मिलके यहाँ से भाग रहा है। कौन? शाह आलम। तो इन्होंने, वॉरेन हेस्टिंग ने बोला इसकी 26 लाख की पेंशन बंद करो। इसने बोला इसकी पेंशन बंद करो। क्यों बंद करो? कि इसने धोखा किया और ये मराठाओं के साथ मिलकर यहाँ से भाग गया। बाद में दिल्ली में रहा। बेचारा शाह आलम के साथ तो बहुत बुरा होता है, इतना बुरा होता है कि जब बताऊंगा तो आपको भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन अभी आंसू नहीं लाना मुझे आप लोगों की आंखों में। अगला इसने काम क्या किया, देखो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन तो खत्म हो गया था, मतलब अब टैक्स लेने का भी यही काम करना है और अच्छाई बुराई वाला काम भी इनको करना है, निजामत और दीवानी दोनों इनको करना है। तो इन्होंने बोला यार जब टैक्स लेने का काम हमको करना ही है, तो इसने बोला एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाओ, राजस्व बोर्ड बनाओ। आज भी होता है राजस्व बोर्ड। इसने बोला एक राजस्व बोर्ड बनाओ, इस बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स की नियुक्ति करो, और इन ऑफिसर्स को क्या कहा जाएगा? कलेक्टर कहा जाएगा। और इन ये क्या कलेक्ट करेंगे? ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग जनक है कलेक्टर के पद का। इसने राजस्व बोर्ड बनाया और बोला इस बोर्ड का मेन काम क्या है? पैसा इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना। और इसने जिले में एक कलेक्टर का पद बनाया, और ये क्या कलेक्ट कर रहे थे? टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, और इसने जिले को कैसी इकाई बनाया? इसने जिले को प्रशासनिक इकाई बनाया, और वो प्रशासनिक इकाई कैसी थी? राजस्व इकाई। मतलब मालूम चला एक जिला है उसमें 500 गांव है, ये 500 गांव से उनको क्या मिल रहा है? टैक्स मिल रहा है। तो ये 500 गांव कैसी इकाई होंगे, कैसे यूनिट होंगे? रेवेन्यू यूनिट होंगे। तो जो इसका कॉन्सेप्ट था जिले वाला, किसका? वॉरेन हेस्टिंग का। वो ऐसा नहीं था कि इस जिले का हमें भला करना है या इस जिले की एक सीमा है, नहीं। इसका कॉन्सेप्ट जिले का कैसा था? एज अ रेवेन्यू यूनिट, राजस्व इकाई के रूप में इसने जिले की अवधारणा रखी थी, जिले बनाया था और उसमें बैठाया था कलेक्टर को। कलेक्टर का मेन काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना, इसलिए इसका नाम था कलेक्टर। ठीक है, अब इसने बोला कि भैया जब हमें टैक्स लेना है, हमें किसानों से टैक्स लेना है, तो इसने एक सिस्टम शुरू किया जिसका नाम था लीज या इतारे जारी सिस्टम। इसे कहीं कहीं इजारतदारी भी कहा जाता है, इजारतदारी सिस्टम। इजारत मतलब होता है जमीन। तो इसने क्या किया कि भैया मान लो तुम किसान हो, तुम्हारा नाम राम है, तुम्हारे पास एक जमीन है 2 हेक्टेयर की, तो इस जमीन के तुम मालिक हो। उस समय ऐसा तो था नहीं कि पट्टा रजिस्ट्री होती थी। इस जमीन के तुम मालिक हो, तुम इसमें फसल लगाओ और हम हर साल चेक करेंगे। मतलब हम एक बार आएगा हमारा ऑफिसर और बताए देखिएगा तुम्हारी जमीन में कितनी उपजाऊ क्षमता है, तुम्हारी जमीन में कितना खेती हो सकता है। तो 1 साल का हम तुमको बता देंगे, 1 ईयर का तुम्हें कितना टैक्स देना है, उतना टैक्स तुम हमको दे देना। तो शुरू में इसने 1 ईयर सिस्टम शुरू किया, बाद में इसने 5 ईयर सिस्टम शुरू किया कि भाई एक जमीन का तय कर दे कि 5 साल का आपको इतना टैक्स देना है, पंचवर्षीय योजना। ये इसका वही था क्या?
लीज सिस्टम या इजारतदारी सिस्टम। तो इसने क्या किया, एक तरह से लैंड रिफॉर्म करने की कोशिश की कि भैया हमें पता रहे कि इस जमीन से हमें कितना टैक्स मिलेगा। तो शुरू में इसने काम किसको दिया, कलेक्टरों को दिया। लेकिन धीमे धीमे समझ में आया कि कलेक्टर सारा काम नहीं कर सकता है, कलेक्टर टैक्स भी ले, कलेक्टर चेक भी करे। इसी इसी के समय से पटवारी पोस्ट बड़ी मजबूत हो गई थी। वैसे पटवारी का जो पोस्ट है वो तो जिसे हम कहते हैं कि मुगलों के जमाने में मजबूत हुई थी, लेकिन इसके समय और ज्यादा मजबूत हो गई थी। पटवारी को कहते हैं कि पटवारी प्रशासन की आंख है, पटवारी इज एन आई ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आंख कहते हैं उसको पटवारी को। तो शुरू में इसने 1 साल वाली व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन धीमे धीमे फेल हो गई। भाई इसने मालूम चला किसी जमीन में बोला कि इसमें 10 रुपए टैक्स मिलेगा, लेकिन उस जमीन में टोटली खेती हुई 6 रुपए की, तो 10 रुपए टैक्स मतलब मिसकैलकुलेशन हो गया। बाद में इसने बोला यार ऐसे तो नहीं चल पाएगा, इतना कंफ्यूजन नहीं चलेगा। तो इसने क्या बोला, इसने जमीन के बड़े बड़े टुकड़े उठाए और इसकी बोली लगा दी कि भैया ये जमीन का टुकड़ा है, मान चले 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, इस जमीन पे बोली लगाओ, कौन ज्यादा टैक्स देगा मुझे। तो जो बड़े बड़े लोग थे या जो सेठ साहूकार थे वो पहुंच गए। एक ने बोला मैं इस जमीन का 100 रुपए दूंगा, एक ने बोला 500 रुपए दूंगा। तो जो हाईएस्ट बिडर था, जिसने ज्यादा बोली लगाई, 5 साल के लिए सीधे ठेका दे दिया। जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको मिल जाती जमीन। अब ये जो जमीन जिनको मिली है ये क्या कहला गए, बाद में जमींदार कहला गए। यही लोग बाद में जमींदार या इजारतदार कहलाए। असल में जमीन इनकी नहीं थी, जमीन तो किसान की थी, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े एरिया की बोली लगाई अंग्रेज कंपनी के सामने कि हम इस एरिया से 5 साल में आपको इतना टैक्स देंगे। तो जिसने ज्यादा बोली लगाई कि भाई हम जिसने जो अधिक टैक्स लाएगा उसको जमीन मिल गई। यहीं से शुरू हुआ कॉन्सेप्ट जमींदारी सिस्टम का। तो जमींदार जमीन के मालिक नहीं थे, लेकिन जब उनको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया तो एक तरह से वो मालिक हो गए। वो इन राम श्याम को मार मार के बोलते थे पैसा ला, पैसा देना है मुझे ऊपर, ठीक है। और अगर इनको देना था ऊपर 100 रुपए तो ये इससे लूट रहे थे 200-500 रुपए कि अपनी जेब भी भरे हम। तो ये जमींदारी सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है, जो जो आज तक आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय से शुरू हुआ था, ठीक है। इसके पहले जो व्यवस्था थी वो सामंत व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम। सामंत में ऐसा था कि भैया बहुत बड़ा गांव है या बहुत बड़ा इलाका है, वो किसी अपने, जैसे मान लो कोई राजा महाराजा, उसने अपने एक सूबेदार को दे दिया। जैसे हमने देखा था कि 1761 में जो हैदर अली था वो डिंडीगुल का सूबेदार बना था। इसका मतलब डिंडीगुल से लगा हुआ बहुत बड़ा एरिया तुम्हारा हो गया, इस एरिया से मुझको टैक्स भी चाहिए, इस एरिया के पूरा नियंत्रण तुमको करना, इस एरिया में कोई अटैक करेगा तुमको संभालना है, इसलिए तुम अपनी आर्मी बना लो। तो वो जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था अकबर के समय मनसबदारी वाला, कि आप लोगों ने सुना होगा या बाद में पढ़ाऊंगा भी, तो वो उसे कहा जाता था सामंत सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम। और यही सामंत जब धीमे धीमे मजबूत हो जाते थे और देखते थे कि मेरा राजा कमजोर हो गया, तो अपने आप को बोल देते थे नाउ आई एम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जिस तरह पहले ये जो हैदर अली है वो सूबेदार बना, या हैदराबाद वाले जो हैं या और भी अवध वाले हैं, ये सब छोटे छोटे पहले सामंत थे, धीमे धीमे इतने बड़े हो गए, इतनी बड़ी आर्मी इन्होंने मेंटेन कर ली कि अपने ही मालिक को, मुगल बादशाह को आग दिखा के बोला हम आजाद है, जो करते बने कर लो। लेकिन इसी का एक छोटा रूप है जो अंग्रेजों ने चालू किया, वो था जमींदारी सिस्टम। और इसमें सिंपल से ये था, अंग्रेजों का मतलब ये था कि इस जमीन से एक्चुअल में कितना उपज होता है। उन्होंने बोला कि भाई कौन ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा, जैसे आज भी होता है हमारी सरकारों में, बोली लगती है कि भैया ये एक पूरा माइनिंग एरिया है, यहाँ पे निकलता है कोयला, हम 10 साल के लिए लीज में देना चाहते हैं, इसको पट्टे में देना चाहते हैं, कौन आएगा बोली लगाने। फिर बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, कोई बोलती है हम 1 लाख करोड़ रुपए देंगे, कोई बोलता है 50 लाख करोड़ रुपए देंगे, कोई बोलता है 5 करोड़ रुपए देंगे। जो ज्यादा बड़ी बोली लगाता है, जिसे कहते हैं बिड, निविदा, उसको मिल जाता है। तो ये सिस्टम इसने शुरू किया। भैया इसको चाहिए था टैक्स, इसको चाहिए था अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बही खाता है उसको सुधारना था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक करप्ट होने वाली थी, उसको तो बचाया गया था। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? जी सर। सर ये इजारतदारी एक बार फिर बता दीजिए। इजारत, तिजारत, ये सब उर्दू शब्द है, इनका मतलब होता है जमीन, ठीक है। तो जमीन इजारतदारी सिस्टम या तारे जारी सिस्टम जो है, इसका मतलब है कि भाई जो अंग्रेज हैं वो जमीन को किराए पे दे रहे हैं कि भाई ये जमीन को ले लो पट्टे पे और मुझे इससे टैक्स चाहिए। तो शुरू में 1 ईयर सेटलमेंट था, यानी 1 साल का बंदोबस्त किया गया था, बाद में इसको 5 साल का कर दिया कि भाई जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े लोग थे, सेठ साहूकार थे, उन लोग आए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इलाके की बोली लगा दी कि साहब हम आपको देंगे और इतना पैसा देंगे। अंग्रेज भी खुश, ये भी खुश। मरा कौन? किसान मरा, क्योंकि किसान से तो पूछा नहीं आपने कि भाई तेरे खेत में कितनी उपज होती है, तुम्हारे खेत में कितना कुंटल गेहूं होता है, ये इससे किसी ने नहीं पूछा, बस जाके बोली लगाया कोई सेकंड आदमी।
सर ये 5 years के लिए लीज पे और दे क्या रहे किया थे इसने? सर? इसने सर जमींदारी सिस्टम को ही परमानेंट सेटलमेंट नहीं कहते हैं, नहीं कहते, परमानेंट सेटलमेंट बाद में आएगा। कौन वाले शुरू करेगा इसको? देखो अभी तक असल में क्या है दोस्तों, परमानेंट सेटलमेंट होता है स्थायी बंदोबस्त, यानी कोई यहाँ पे परमानेंट हो रहा है। तो अभी तक जो जमींदारी सिस्टम थी वॉरेन हेस्टिंग के समय ना, वो परमानेंट नहीं थी। मालूम चला कि रामलाल जो है, रामलाल ने अंग्रेजों से बोला भाई हम ये इतनी बड़ी जमीन का हम इतना आपको टैक्स दिलवा देंगे, लेकिन रामलाल नहीं दिलवा पाए टैक्स। तो ऐसा तो है नहीं कि रामलाल ने टैक्स नहीं दिया जितना वादा किया था, तो रामलाल को अगले बार भी ठेका मिलेगा? नहीं मिलेगा रामलाल को। रामलाल को भगा देंगे, श्यामलाल को मिलेगा, हीरालाल को मिलेगा। लेकिन कॉर्नवालिस के समय तक आते आते ये जो जमींदारी सिस्टम थी ना, ये परमानेंट होने लग गई थी। मतलब जमींदार का बेटा ही जमींदार, जमींदार का बेटा ही जमींदार बनेगा। और जो ओमकार मिश्रा करे सर जमीन का मालिक कौन है, फार्मर ना जमींदार? देखो जमीन का मालिक कोई नहीं है, जमीन का मालिक कोई नहीं है। जमीन का मालिक वो है जिसने जमीन को जोता है, जो टिलर है, जो जमीन को खोद रहा है, वो जमीन का मालिक है। आज सरकार का यही कॉन्सेप्ट है। आज 2021 में सरकार ये मानती है जिसने जमीन पे खेती की है वो जमीन का मालिक है। लैंड इज फॉर द टिलर, मतलब जोतेदार ही खेतदार है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से ही जमीन हमारे देश में बहुतायत में थी, लोग कम थे, जमीन मेहनत मांगती थी। जो मेहनत करता था, उस मिट्टी को तोड़ता था, वही फसल लेता था, तो उसको अधिकार था कि भाई अपनी फसल बेचे और खुश रखिए। उस टाइम मशीनें थी नहीं, तो कभी भी जमीन का ऐसा नहीं था कि जमीन तेरी है मेरी है। एक जमीन है, उस पे मान लो चला कि होरी है, होरी वहां पे खेती कर रहा है। होरी को कहा गया कि भाई राजा साहब ने बोला इस जमीन का इतना टैक्स आपको देना। अगर होरी समय पे उस जमीन को उतना टैक्स देता रहा तो होरी अगले साल भी वो जमीन उसकी है, उसके अगले साल भी होरी की जमीन है। लेकिन अगर मालूम चला कि होरी ने 2-3 साल तक जो जमीन का टैक्स है वो नहीं चुकाया, तो जमीन राजा साहब ने या साहूकार ने या जो आपका सूबेदार है या जो राजस्व अधिकारी, उसने वो जमीन होरी से छीन ली और किसी और को दे दी। क्योंकि जमीन उस समय ऐसा नहीं था कि रजिस्ट्री हो रही थी। जमीन आज वैल्यूएबल एसेट बनी है, तब नहीं थी। और इस सामंत व्यवस्था क्या है, बस अभी सुन के चले जाओ। अगर मैं इसमें घुसूंगा तो अपन मॉडर्न छोड़ के मिडाइवल में पहुंच जाएंगे। फ्यूडल सिस्टम जिसे कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग गूगल कर लेना, नहीं तो मैं इसको बताऊंगा, सब बताऊंगा। मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द समय आने पे इलेबोरेट होगा, लेकिन अभी हम स्टिक रहे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में ही। इसने क्या किया, अभी तक इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? अभी तक इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद से इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई? कलकत्ता में। एक कलकत्ता में फोर्ट विलियम बन गया था, सब कुछ था, लेकिन ये अभी सब सारा काम मुर्शिदाबाद से ही कर रहे थे। मुर्शिदाबाद वो जिसने, जो मुर्शिद कुली खान ने शहर बसाया था, मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान कौन? जिसने बंगाल के नवाबों की जो शुरुआत शुरू की थी, मुर्शिद कुली खान, है ना। तो इसने 1772 में आते ही अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी कलकत्ता में। और जो ट्रेजरी थी, जो खजाना था, जिसे कहते हैं कोष कहते हैं, कोषालय कहते हैं, उसको भी शिफ्ट कर दिया कलकत्ता। मतलब ये मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? कलकत्ता शिफ्ट कर लिया सब कुछ। भैया आप कलकत्ता में ही बैठेंगे। और इसने क्या किया? इसने यूनिफाइड करेंसी सिस्टम शुरू किया। अभी तक क्या था, जो बंगाल का नवाब था उसका अलग करेंसी चल रहा था, अंग्रेजों की अलग करेंसी चल रही थी, लोकल करेंसी अलग चल रही थी, बार्टर सिस्टम चल रहा था कि भैया मुझको घड़ा चाहिए, मेरे पास 5 किलो गेहूं है, तुम गेहूं ले लो, मुझको घड़ा दे दो। बहुत कुछ चल रहा था यहाँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा मजाक नहीं चलेगा कि एक ही बाजार में 10 तरह की करेंसी चले। तो उसने बोला यूनिफाइड करेंसी सिस्टम चलेगी। और इसका ये मतलब था, एक करेंसी चलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी की और एक करेंसी चलेगी बंगाल के नवाब की। बंगाल के नवाब की मतलब दो दो करेंसी को इसने अलाउ किया, और बाकी बोला बाकी करेंसी खत्म करो, नहीं चलेगा। इसने क्या बोला कि भैया जो हिंदू लोग हैं और जो मुस्लिम लोग हैं, इनके जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जैसे भाई हमारे हिंदुओं में जैसे गीता है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, मुस्लिमों में कुरान है, इन धार्मिक ग्रंथों में ये भी बताया गया कि कौन से पाप करने की कितनी सजा होती है। बताया गया, धर्मों में बताया गया कि भैया आपने ये कोई पाप किया तो इसका ये पश्चाताप है या इसकी ये सजा है। तो इसने बोला यार कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट हमने बनवा दिया, सुप्रीम कोर्ट किसको फैसला देगा? भारत के नागरिकों पे फैसला देगा। अब नागरिक जो होंगे भारत के, वो हिंदू मुसलमान कोई भी हो सकते हैं। अब मुस्लिम में एक व्यक्ति ने 4 शादी करी तो अलाउ है,
हिंदू में एक व्यक्ति ने एक से अधिक शादी करी तो अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको, इसी को बस मत याद रख लेना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या हिंदुओं में हो सकता है कि जो शादी है उसको पवित्र बंधन माना जाता है, हो सकता है क्या माना ही जाता है, लेकिन मुस्लिमों में शादी को एक करार माना जाता है, एग्रीमेंट, जिसको जब चाहे हम तोड़ सकते हैं। लेकिन हिंदुओं में ऐसा है कि नहीं, 7 जन्म का साथ है, बंध गए तो बंध गए। तो ये सब चीज अंग्रेजों को कैसे पता चलेगी? अंग्रेजों ने बोला ये हिंदू जो धर्म ग्रंथ है ना, इनका कोडिफिकेशन करो। कोडिफिकेशन मतलब सारी किताबें निकालो, इसको पढ़ो, और किस धर्म में किस सजा के लिए किस पाप मतलब किस अपराध के लिए क्या सजा है, इसको कोडिफाई करो। और ये सुप्रीम कोर्ट ये सब काम करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दे तो ध्यान रखे कि कोई हिंदू है तो उसका फैसला हिंदू के हिसाब से, कोई मुस्लिम है उसका फैसला मुस्लिम के हिसाब से, क्योंकि उस समय तक धर्म ही सर्वोपरि था। तो कोडिफिकेशन शुरू करवाया इसने, हमारे जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है उसको उठवाया, मुस्लिम के धार्मिक ग्रंथ को उठवाया, कोडिफिकेशन शुरू करवाया। इसने एक पोस्टल सिस्टम शुरू किया, एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम तो बहुत पहले से चला रहा था कि भैया कहाँ इस पत्र को यहाँ से वहां जाना है तो कितने रुपए का टिकट लगे, कितना रुपए आपको टैक्स के रूप में जमा करना है, वो सब इसने शुरू करा है। जिससे एक तरह से ये काम क्या करना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा मिले। हम बर्बाद हो गए हैं, हमको बेल आउट किया गया है, और मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हूँ, मेरे ऊपर पूरा दारोमदार है कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को का जो खजाना है वापस भरूं मैं। तो इसलिए सब काम ये कर रहा है। इसने एक सर्वे करवाया जिसे कार्टोग्राफिकल सर्वे कहते हैं। कार्टोग्राफी जो शब्द है इसका मतलब होता है मैपिंग से, कार्टोग्राफी का शब्द होता है मैपिंग से, मैपिंग यानी नक्शा से। तो उसने बोला कि भैया पूरे भारत का नक्शा बनाओ पहले। उस टाइम गूगल मैप तो था नहीं, इसने एक जेम्स रनल नाम का व्यक्ति था, उसको दिया, पैसा दिया, आदेश दिया, टीम दी, बोला जाओ पूरा देश घूमो और नक्शा बनाओ, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, कहाँ पे क्या चीज पड़ता है, कितनी दूरी पे क्या चीज है। इलाहाबाद से लखनऊ जाना है तो कितनी दूरी पे जाना पड़ेगा तो लखनऊ आएगा, और किस दिशा में जाना पड़ेगा तो लखनऊ आएगा, और इलाहाबाद से लखनऊ जाने के बीच में कौन कौन से गाँव आ गए, सारे नक्शे मुझको चाहिए। मतलब इसने कार्टोग्राफिकल सर्वे कराया, भारत का नक्शा बनवाया प्रॉपर। 1769 से लेकर 1771 तक भुखमरी आ गई थी, और उस भुखमरी में 1/3 जनसंख्या बंगाल की साफ हो गई थी, और भूख से मर गई वो। जब भूख से मर गई इसका मतलब खाना नहीं था, ग्रेन नहीं था, अनाज नहीं था। तो भविष्य में ऐसी व्यवस्था ना हो जाए, ऐसा फिर से कोई जिसे कहते हैं दिक्कत ना हो जाए, तो इसने बड़ी बड़ी ग्रेनरी बनवाई, पब्लिक ग्रेनरी बनवाई। इस ग्रेनरी को कहा जाता था गोला घर। गोला घर, ये गोल गोल होता था एक तरह से, पूरा बहुत बड़ा एरिया था, इसमें अनाज भर दो कि भैया साल 2 साल 3 साल खेती नहीं हो तो भी हम लोगों को खिला सके। और जिस तरह हमने वक्त जिया है बंगाल के फमाइन का, वो वक्त दोबारा ना आए। तो एक तस्वीर है गोला घर की, ये बहुत बड़ा ये गोला घर है, पटना में है। पटना में एक बहुत बड़ा मैदान है, गांधी मैदान, उसके बगल में ये गोला घर है। इसकी एक्चुअल इमेज आप लोग देख लेना। तो इसने अपने आदेश में या अपने जो उसका प्रोजेक्ट था उसमें कई सारे गोला घर बनवाने का इसने दिमाग में रखा था, कि बनवा एक ही पाया था। बहुत बड़ा बना है गोला घर। गोला घर गोल है टॉम जैसे, इसलिए गोला घर। और इस गोला घर में रखते क्या थे, अनाज ग्रेनरी रखते थे। क्यों रखना था? क्योंकि भैया अब अगर अकाल पड़े, अब अगर फेमाइन आए तो हमारे लोग भूखे ना मरे, या भारत के लोग भूखे ना मरे। ये गोला घर का कॉन्सेप्ट इसने रखा टू टैकल द फेमाइन, फ्यूचर फेमाइन कंडीशंस अकरिंग अकर्ड इन इंडिया, है ना। अगर बाद में कभी अकाल उकाल आए भारत में तो उसको हम कोप कर सके, उससे हम बच सके। ठीक, अब लगभग समय हो गया है, तो अभी हम वॉरेन हेस्टिंग को चलते रहेंगे, उसको पढ़ाएंगे। अभी वॉरेन हेस्टिंग ने काफी ज्यादा काम किए हैं। आज की क्लास में जो आपने पढ़ा उसमें सबको कोई डाउट है क्या किसी को? किसी को डाउट है क्या? सर ये भूखमरी तो क्लाइव के शासन में आई थी ना? अरे तो किसी के भी शासन में आए, आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ना, आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ना। और इसका मेन रीजन यही समझ में आता है कि क्लाइव ने जो डल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कराया था, और इसी की वजह से अब दिक्कत हुई थी। तो हम क्लाइव को गुनहगार नहीं बोल सकते, क्लाइव को नहीं पता था कि अकाल पड़ेगा। क्लाइव तो भैया अपना भला देख रहा था, उसकी जेब भी भरे, अंग्रेजों की जेब भी भरे, कंपनी की भी जेब भी भरे। ठीक है, और क्लाइव 68 में चला गया है। क्लियर है? जी सर। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।